हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स किस प्रकार के होना चाहिए। मटेरियल्स में आपको हो सकता है या तो कंडक्टिंग मटेरियल हो सकता है जो करंट को कंडक्ट करे, ठीक है। दूसरा हो सकता है मैग्नेटिक मटेरियल। तो कंडक्टिंग मटेरियल क्या करेगा? कंडक्टिंग मटेरियल करंट को कंडक्ट करेगा। मैग्नेटिक मटेरियल फ्लक्स को सेटअप करेगा या फ्लक्स को यहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग क्या करेगा? रेसिस्टेंस में यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल्स और बाकी दूसरे मटेरियल्स के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा ताकि यहाँ से करंट दूसरे पाथ में न फ्लो हो, ठीक है। तो मेनली ये तीन चीज है। इसके अलावा भी और दूसरे मटेरियल्स जैसे डाइइलेक्ट्रिक है, कैपेसिटर में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज देखेंगे कि कंडक्टिंग मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए और उसके बाद फिर देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल से। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए पहले उसको स्टडी करते हैं। देखिए, कंडक्टिंग मटेरियल इसका मतलब हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो, कम से एक लिमिटेड वोल्टेज, मतलब अगर फिक्स वोल्टेज दिया जाए तो उस वोल्टेज के लिए जो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो कराएगा, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उसी पोटेंशियल में जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल्स है। जैसे कि कॉपर अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल है, कॉपर से ज़्यादा सिल्वर है, लेकिन सिल्वर में क्या है, बहुत हाई कॉस्ट है। कॉपर भी कॉस्टली है। उससे नीचे अगर आएंगे तो एल्युमिनियम आ जाएगा। एल्युमिनियम का भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस एलॉय बना सकते हैं, ब्रास है, ब्रोंज है, ठीक है। तो इसका पहला चीज होना चाहिए कि इसका लो रेसिस्टिविटी होना चाहिए, ठीक है। रो जो वैल्यू होना चाहिए इसका मटेरियल का, ये आपका कम हो। अगर रो कम हो तो क्या होगा? रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस हमें पता है रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर ए पार्ट आपका कम रहेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और रेसिस्टेंस आपका कम रहेगा तो करंट V अपॉन आर। इस कंडीशन में आर कम होगा तो उस मटेरियल से ज़्यादा करंट फ्लो होगा अगर वोल्टेज फिक्स रखें। तो जिसमें रेसिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। रेसिस्टेंस कम होने के लिए क्या होना चाहिए? रो कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। यहाँ पे मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे कम होना चाहिए, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा इंक्रीज ना हो। हमें पता है कि जितना ज़्यादा अगर किसी वायर में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा कोई मेटल में, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर में बहुत ही रैंडम मूवमेंट करना शुरू कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉलिजन रैंडम मूवमेंट करेगा और एक फिक्स अलाइन में नहीं रहेगा, ओके। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूवमेंट करने की वजह से इसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मेटल की बात करें तो इसमें रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक रोड है या फिर एक रूम है। एक रूम ही मान लेते हैं, एक रूम मान लेते हैं। इसमें एक दरवाजा है यहाँ पे और इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। इन केस क्या होगा कि अगर एक एक करके आराम से ही कोई निकल रहा है आदमी तो आराम से सभी को इससे निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई भगदड़ इसमें मचा तो क्या होगा? सभी आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे। इसके वजह से हो सकता है कि यहाँ मतलब पुश करने की वजह से कोई निकल नहीं पाएगा। सेम चीज यहाँ पे इस ढंग से समझ सकते हैं वायर में भी कि इलेक्ट्रॉन्स कोई रैंडम मूवमेंट कराए, कोई इधर कोई इधर, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रैंडम मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस उसमें बढ़ता है। अब जो मटेरियल में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गए, करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर, यहाँ पे हीटिंग होगा और हीटिंग आई स्क्वायर आर इंटू हीटिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। पर रेसिस्टेंस इसमें कम हो, बढ़े, उस मटेरियल को ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आएगा कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर किसी वायर पे टेंशन
खिंचाव ज़्यादा टॉलरेट जो कर सके, ठीक है। वायर है, वायर में अलग अलग जैसे ट्रांसमिशन लाइन ही हम यूज करते हैं या वायर का वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, थिन वायर बनाए उसको, तो उस कंडीशन में जो ज़्यादा टेंशन को टॉलरेट कर सके वो ज़्यादा अच्छा मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा हो, और रेसिस्टेंस टू क्रोजन, क्रोजन जैसे कोई मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रिकल मटेरियल जिसको कंडक्टिंग है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में है और डायरेक्टली इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में यहाँ पे रहेगा, तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्रोजन आएगा, जंग लगेगा उसमें, जिसके उसका कंडक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है क्रोजन के बाद। तो ऐसा मटेरियल जो क्रोजन को अपोज करे उस मटेरियल को ज़्यादा अच्छा कंसीडर करेंगे। ओके, अब इसको आगे स्टडी करते हैं कि कैसे मटेरियल होना चाहिए और डिटेल में। साथ साथ में यहाँ पे ए हैवी मैलिएबल एंड डक्टाइल होना चाहिए, मतलब इस मटेरियल को अगर हैमर करे, हैमरिंग करे, तो इसको कितने पतले शीट्स में बना सकते हैं। मान के चलो ये मटेरियल इतना अगर थिकनेस है, इसको हैमर करके अगर हम सीट बनाना है, बहुत सा पतला सीट बनाना है, थिन सीट, तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, इस पर चोट पहुंचाएंगे, या तो प्रेशर देंगे, इस पर हम प्रेशर देंगे, और प्रेशर देके कितने पतले सीट्स में इसको बना सकते हैं। जितनी ज़्यादा पतला सीट में बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारे काम में आ सकता है अगर जहाँ रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ होता है मैलिएबल। एंड डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल की अगर ये थिन ये सीट हमें बनाए, अभी मैलिएबल में क्या बनाया था, ये सीट था, सीट मतलब इस ढंग से। और डक्टाइल क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे है, इसको कितने पतले वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, एक थिन वायर में, जितने ज़्यादा पतले वायर में, ताकि अगर मान के जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग करना है तो जितने ज़्यादा पतले वायरिंग कर सकते हैं उतने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाना है और पतले वायर रखना है, करंट रेटिंग कम है उसके अनुसार, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो मटेरियल ज़्यादा डक्टाइल होगा उस मटेरियल को ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो अच्छा मटेरियल वो कंसिडर किया जाएगा जो हाईली मैलिएबल एंड हाईली डक्टाइल हो, ठीक है। कॉस्ट, ये तो सभी को स्वाभाविक सी बात है कि कॉस्ट जिसका कम है वो अच्छा मटेरियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सोल्डरिंग या वेल्डिंग, अगर मटेरियल को किसी और के साथ ऐड करना है, ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने का उसका वेल्डिंग, या फिर छोटे मटेरियल में जहाँ सोल्डरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, तो आराम से सोल्डरिंग जिसमें हो सके वो मटेरियल ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाएगा। ब्रेजिंग ये भी है कि अगर मान के चलो दो मटेरियल यहाँ पे है, तो इसमें इसको ऐड करना है, फिल करना है, तो यहाँ पे लिक्विड यहाँ पे फिल करके इसको ऐड करें, ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि अगर वायर यहाँ पे इसमें डायरेक्शन फ्लो हो तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस ढंग से ब्रेजिंग इसको बोलते हैं, फिलिंग यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो तीनों यहाँ पे जो कंडीशन है ज्वाइन करने के लिए, कि वायर या फिर ऑब्जेक्ट जो भी कंडक्टिंग है उसमें अगर ज्वाइंट लाना है, तो उस तरीका में जो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा सही से ज्वाइन कर सकता है, वो अच्छा मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। एक कुछ कंपैरिजन है कॉपर एंड एल्युमिनियम में जो डाटा है, ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं, दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, इसको यहाँ पे आगे स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो लेंगे यहाँ पे कॉपर लेंगे, ये सबसे यूनिवर्सल मटेरियल है, सबसे शुरू में ये इसी से कंडक्शन करना शुरू किए थे। पर अभी के टाइम में क्या है, धीरे धीरे इसका कॉस्ट, इसका अवेलेबिलिटी कम हो गया है। अवेलेबिलिटी कम जब हो गया है तो यहाँ पे डिमांड तो है और अवेलेबिलिटी इसका कम है, तो प्राइस इसका क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए कॉपर को सब कोई प्रीफर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कॉस्ट हाई है। पहले के टाइम में
कॉपर जब चीप रहता था तो सभी काम कॉपर से होते थे, लेकिन आज के टाइम में ये हाई है, तो अगर छोटे मशीन में कॉपर यूज़ करेंगे तो हाईली कॉस्टली हो जाएगा और वो चीज़ को नॉर्मल रिटेलर खरीदना नहीं पसंद करेंगे हाई कॉस्ट की वजह से। तो इसलिए कॉपर को बड़े मशीन में जहाँ पे हाई इफिशिएंसी चाहिए वहाँ पे हम इसको यूज में लेते हैं। कॉपर जो मटेरियल है इसको बहुत ही पतले शीट्स में बना सकते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई है, तो ये पतले शीट्स में इसको बना के वाइंडिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी स्ट्रांग है तो ये आसानी से यूज में आता है। तो एक तो इसका एडवांटेज है कॉपर का। सेकेंड एडवांटेज है कि ये पतले शीट्स में, थीन शीट्स में इसको हम बना सकते हैं, इसको एनीलिंग कर सकते हैं। एनीलिंग मतलब आप इसको हम पहले हीट करके मेल्ट कर दें और मेल्ट करने के बाद इसको स्ट्रेंथ को इसको वापस मतलब बढ़ा सके, वापस कूलिंग करेंगे तो उस ढंग से यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे एनीलिंग करने में डक्टाइल भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसका जो रेसिस्टिविटी है ये काफ़ी कम रहेगा, कम रहता है, इसलिए इसका रेसिस्टेंस जो है ये बहुत ही कम है। इसका मतलब है हाईली कंडक्टिंग है। कॉपर हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके, फोर्थ पॉइंट में कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ऑफ रेसिस्टेंस ये लो है। इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज जब होगा, जब इसमें वायर में करंट फ्लो होगा तो हीट होगा, हीटिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो रेट ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीज करने का है वो उतना तेज से नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इसका कम है, तो रेसिस्टेंस उतना तेज से इंक्रीज नहीं होगा, तो रेसिस्टेंस लो ही रहेगा। ठीक है, ये तो बता दिए कि इसका थिन वायर्स में इसको यूज कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका हाई है, ये भी डिस्कस किया। टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉपर का हाई है, इसने थिन वायर्स में जब इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे टेंसाइल मतलब ये मजबूत रहता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका हाई है। नेक्स्ट जो अभी डिस्कशन किए थे कि वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग, तो वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग इसमें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। और एक और पॉइंट जो डिस्कशन किए थे जो अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल का होना चाहिए कि रेसिस्टेंस टू कोरोजन, तो ये मटेरियल अच्छा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू कोरोजन। इसमें कोरोजन आसानी से नहीं आएगा, इसलिए ये सबसे बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल में इसको प्रीफर करते हैं, क्योंकि सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल का इसमें उपलब्ध है। नेक्स्ट जो मटेरियल आता है ये पार्ट आपका एल्युमिनियम का पार्ट, जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है और वाइडली यूज है। तो सेकेंड पार्ट जो है आपका एल्युमिनियम। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये चीप है और आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, तो एल्युमिनियम को हम यहाँ पे अभी के टाइम में प्रीफर करते हैं जहाँ जहाँ ये यूज में आ सकता है। इसका भी कुछ डिसएडवांटेज, इसलिए सभी जगह इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। तो इसको डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या इसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो आएगा कि एल्युमिनियम जो है सॉफ्टर है कॉपर से। तो अगर सॉफ्ट है तो ये आसानी से थिन शीट्स में ये
बन सकता है, तो जैसा कॉपर बन सकता है थिन शीट्स में, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा एल्युमिनियम प्रीफर होगा, क्योंकि ये थिन शीट्स में बन सकता है सॉफ्ट होने की वजह से। पर अगर इसको थिन वायर में डक्टाइल स्ट्रेंथ इसका अगर देखा कि अगर थिन वायर में अगर करने का, तो यहाँ पे इसको उतना प्रीफर नहीं करते हैं, कॉपर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं थिन वायर में। वजह इसका है क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक कम है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका कम होने की वजह से इसको थिन वायर में नहीं बना सकते हैं, कॉपर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि एल्युमिनियम वायर, अगर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा इंडक्शन मोटर में कि एल्युमिनियम जो यूज होता है स्क्वायर केज में, स्क्वायर का जो सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कॉपर बार्स, सॉरी एल्युमिनियम बार्स लगे रहते हैं। आपने देखा होगा इसमें एल्युमिनियम बार्स ऐसे थोड़ा सा टिल्ट एंगल पे लगे रहते हैं, और यहाँ पे एंड रिंग्स लगे रहते हैं, यहाँ पे भी। तो इस कंडीशन में एल्युमिनियम बार्स को हम यूज करते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में। ओके, पर इसको हम ट्रांसफार्मर की बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर में छोटे अगर लेवल का ट्रांसफार्मर, छोटे में ट्रांसफार्मर में इसको यूज कर सकते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर में ये प्रीफर नहीं किया जाता है। वजह यह है कि छोटे ट्रांसफार्मर, अगर स्मॉल ट्रांसफार्मर मान के चलो हम लोग खुद अपने रिटेलर के लिए या छोटे मशीन के लिए स्मॉल ट्रांसफार्मर का जरूरत जहाँ पड़ रहा है, या लैब इक्विपमेंट्स के लिए, तो हम क्या प्रीफर करेंगे कि इसका चीप कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, चीप कॉस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कॉइलिंग का यूज कर सकते हैं। और कुछ फैन है, जैसे फैन सीलिंग फैन होता है, तो कुछ उसमें एल्युमिनियम के आते हैं। ठीक है, आप सीलिंग फैन अगर खरीदने जाओ या फिर इसको जब रिपेयर करने जाओ, तो आप देखोगे एल्युमिनियम का भी जो वायर रहेगा तो वो भी कॉपर की तरह ही दिखता है। वजह है कि उस पर ऊपर से कॉपर कलर के पॉलिश किया जाता है। अगर पता करना है कि जो मेरा फैन है वो एल्युमिनियम का है या कॉपर का है, तो उसमें आपको अगर जब फैन खराब हो गया, वाइंडिंग खराब हो गया है, तो उसको में क्या कीजिए कि एक ब्लेड लीजिए और उस पर रब कीजिए। रब करने के बाद अगर कलर एल्युमिनियम जो मतलब वाइट कलर का अगर आने लग जाए तो समझिए कि एल्युमिनियम है, और कलर वही के वही रह जाए तो ये कॉपर का है। ठीक है, कॉपर का रहेगा फैन भी, तो आप कॉस्टली रहेगा, लगभग 25% से 40% तक, ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। अब बात कर रहे थे कि ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर में अगर छोटे ट्रांसफार्मर है तो हम लो कॉस्ट को प्रीफर करेंगे, तो वहां पे एल्युमिनियम्स के हम वाइंडिंग कर सकते हैं। पर बड़े ट्रांसफार्मर में क्या होगा, लार्ज ट्रांसफार्मर में अगर वाइंडिंग करें तो इसका साइज जो है, साइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका साइज काफी ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अगर छोटे ट्रांसफार्मर में तो साइज थोड़ा बढ़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े ट्रांसफार्मर जब डिजाइन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका साइज को प्रीफरेंस देते हैं कि साइज ज़्यादा ना बढ़ जाए, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करने से लेकर सेटअप करने से लेकर, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। और उस कंडीशन में साइज बढ़ेगा, और बड़े ट्रांसफार्मर इफिशियंसी हम ज़्यादा चाहते हैं तो वहाँ पे एल्युमिनियम हम यूज में नहीं ले सकते। और साइज बढ़ने का वजह क्या है, क्योंकि अगर करंट जो फ्लो होगा रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा है, तो इसी में वायर का थिकनेस यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, वायर का थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, उसके अनुसार स्लॉट का साइज बढ़ेगा, और स्लॉट का साइज बढ़ेगा तो उसके अनुसार, या इंडक्शन मोटर की बात करें या ट्रांसफार्मर में भी जो साइज
इसका थिकनेस की वजह से यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका कि एल्युमिनियम है वो आपके ट्रांसफार्मर टैंक बनाने में भी काम में आ सकता है। इंस्टीड ऑफ स्टील के जगह पे ट्रांसफार्मर टैंक हम बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके है कि अगर स्टील को एल्युमिनियम के साथ अगर मिक्स करें, ठीक है, जिसको बोलते हैं ACR, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं इसको रियोस्टेट बनाने में, जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है रियोस्टेट बनाने में। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वायर में जो वायरिंग है वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम सप्लाई करने में यूज कर सकते हैं। और साथ में अगर मोटर का स्टार्टर जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर का या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर है, स्टार्टर को बनाने में भी हम काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप में है कि आपका एलवाई बना सकते हैं। एलवाई में जैसे एलवाई ऑफ कॉपर प्योर कॉपर ना होके कॉपर का एलवाई बना दे, जो कि एक आपका आ जाएगा ब्रोंज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ब्रास, ठीक है। तो इसमें जो कंडक्टिविटी है थोड़ा सा इसमें कम होगा, कॉपर से कंडक्टिविटी यहाँ पे कम होगा, यानी कि थोड़ा सा रेसिस्टेंस इसमें बढ़ जाएगा इन रिस्पेक्ट टू कॉपर से अगर कंपेरिजन करें। लेकिन इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ इस केस में यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, कॉपर से भी ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी है ब्रास में भी। तो ब्रास में भी सेम है कि इसमें जैसे कॉपर में कुछ मिक्स करेंगे तो कॉपर हाई कंडक्टिविटी है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कम होगा लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और एक कम्बिनेशन है जैसे कि यहाँ पे ब्रोंज है, इसको यूज करते हैं टीन, कैडमियम, ठीक है, और कुछ और मेटल्स को कुछ परसेंटेज में मिक्स करके यहाँ पे यूज करते हैं। साथ साथ में कहीं जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.1% के आसपास अगर कॉपर में हम सिल्वर को भी मिक्स कर देते हैं। लास्ट कंडक्टिंग मटेरियल, लास्ट पॉइंट आता है कि कंडक्टिंग मटेरियल दो पार्ट आएगा। एक है हाईली कंडक्टिंग मटेरियल और एक है हाईली रेसिस्टिव मटेरियल। अब कंडक्टिंग मटेरियल रेसिस्टिव मटेरियल का बात क्यों आ गया, तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि हाईली रेसिस्टिव मटेरियल का क्या रोल है। जो आप हीटर यूज कर रहे हैं, नॉर्मल जो इनकैंडेसेंट बल्ब, जो पीला वाला बल्ब है, बल्ब आप यूज करते हैं, ओके, तो हीटर यूज कर रहे हैं, बल्ब यूज कर रहे हैं। और भी जो हीटिंग एलिमेंट है, जो पुराना वाला प्रेस रहता था जो रेसिस्टेंस मेथड में है, तो इसमें क्या चाहिए, जैसे टंगस्टन यूज करते हैं, तो टंगस्टन हाईली रेसिस्टिव मटेरियल है। ये मटेरियल क्या करेगा कि यहाँ पे हीटिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये भी तो कंडक्टिंग, करंट तो फ्लो हो रहा है तभी तो काम में आ रहा है, लेकिन ये क्या है, हाईली रेसिस्टिव मटेरियल यहाँ पे है, तो ये भी कंडक्टर में ही आएगा लेकिन हाईली रेसिस्टिव मटेरियल के फॉर्म में। और ये जहाँ पे हीटिंग एलिमेंट्स का जरूरत पड़ रहा है, जैसे गीजर है, प्रेस है, जो पुराने वाला प्रेस, अभी तो प्रेस में डायरेक्टली रेसिस्टेंस ही, मतलब रेसिस्टेंस कंट्रोल ही नहीं है, उसमें और भी स्विचेज, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी हैं। पर जो बल्ब है इनकैंडेसेंट वाला, हीटर है, नॉर्मल सा हीटर, रूम हीटर या फिर जो ऐसे हीटर खाना बनाने के लिए, तो सही में हाईली रेसिस्टिव मटेरियल को यहाँ पे यूज में लेते हैं। ओके, थैंक यू।